नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आज यूपी चुनाव का एजेंडा सेट करने वाले चुनावी शो पर हमारा फोकस रहेगा। ये शो अपने तालों के लिए मशहूर अलीगढ़ में हुआ और इस शो का सबसे बड़ा चेहरा थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सवाल यह है कि अलीगढ़ का ताला किस राजनीतिक चाबी से खुलेगा? अल्पसंख्यक और अब्बाजान वाली चाबी से, राजा महेंद्र प्रताप और जाट वोटों वाली चाबी से, या कल्याण सिंह और ओबीसी वोट वाली चाबी से? यूपी की राजनीति की मास्टर की कौन सी है? इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे और आपको राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में पूरी जानकारी देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। सोचने वाली बात यह है कि जिनसे चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी हारे थे, वही राजा महेंद्र प्रताप आज नए समीकरणों में बीजेपी के प्यारे हो गए। पीएम मोदी ने उनके नाम पर यूनिवर्सिटी की नींव रख दी। इसके बाद आपको 6 आतंकियों वाले पाकिस्तानी टेरर प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों में से एक का नाम ओसामा है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि 3 राज्यों में दहशत फैलाने की योजना में आईएसआई और दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी का पूरा हाथ है। इस खबर के डिटेल आपको पता होने चाहिए क्योंकि ये आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा से जुड़ी हुई बात है। इसके बाद आपको अफगानिस्तान ले चलेंगे, जहां एक तरफ अफगानिस्तानी लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, दूसरी तरफ तालिबानी आतंकवादी अपनी मौज मस्ती में डूब गए हैं और इनके हैरान करने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं। तालिबान के हालात को वहां के आम लोगों की नजर से देखेंगे तो आपको ट्रेजेडी नजर आएगी और तालिबानियों की हरकतों को देखेंगे तो कॉमेडी नजर आएगी। और आज हिंदी दिवस है। वैसे तो हमारे लिए रोज ही हिंदी दिवस है क्योंकि हम आप तक हिंदी में ही सबसे तेज गति से समाचार पहुंचाते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, लेकिन आज के दिन आपको खास तौर पर हिंदी की सुपर पावर के बारे में बताएंगे। घर और समाज से लेकर इंटरनेट वाले ऑनलाइन समाज तक हर तरफ हिंदी भाषा की लहर चल रही है। इस पर हमने पूरा शोध किया है। जो लोग अटक अटक कर अंग्रेजी बोलते हैं लेकिन सोचते हिंदी में हैं और हिंदी में ही जीते हैं, उन्हें यह विश्लेषण मिस नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात हम उत्तर प्रदेश चुनावों की करेंगे, जहां लाइट कैमरा के बाद एक्शन का फेज शुरू हो गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रंगमंच पर उतरे अपने पूरे अंदाज और आक्रामकता के साथ, और इसके लिए उन्होंने जमीन चुनी अलीगढ़ की। अलीगढ़ में बीजेपी ने आज अपनी चुनावी शक्ति प्रदर्शन वाली जनसभा की। यूं तो यह कार्यक्रम जाट नायक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर नए विश्वविद्यालय के शिलान्यास का था, लेकिन इसी बहाने बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान राजनीति का तोड़ निकालने की कोशिश की है और साथ में योगी सरकार के कामकाज का प्रमोशन किया है। पीएम मोदी ने कैसे यूपी चुनाव का एजेंडा सेट करने वाला यह चुनावी शो किया, इसे गहराई से समझिए। भारत माता की। राजा महेंद्र प्रताप सिंह यहां किस तरह के घोटाले होते थे, यहां रोड़े अटकाए जाते थे, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। यूपी चुनाव की भूमिका लिखी जा रही है। सियासी कुरुक्षेत्र के किरदार तय हो रहे हैं। चक्रव्यूह की चारदीवारी तैयार हो रही है। रणनीति ठोक बजाकर दुरुस्त हो रही है। दुश्मनों को ललकारा जा रहा है। बीजेपी के सबसे बड़े योद्धा ने एक तरह से जंगे उत्तर प्रदेश का बिगुल फूंक दिया है। हर योजना, हर मिशन में योगी जी के यूपी ने देश के लक्ष्यों को हासिल करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। विकास विरोधी हर ताकत से उत्तर प्रदेश को बचाना है। ये अलीगढ़ है 2022 के चुनाव का नया फ्रंट लाइन। अब तक यूपी के युद्ध का एपिसेंटर अयोध्या रहा है, लेकिन अब की बार बीजेपी ने अलीगढ़ की तरफ रुख किया है क्योंकि पश्चिमी यूपी में उम्मीदों पर काली घटाएं घुमड़ती दिख रही हैं। चुनावी दहलीज पर खड़े होकर बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की तरफ बाहें फैला दी हैं और आलिंगन में भर लेने की आतुरता दिखाई है। मुझे आज बचपन की एक बात करने का मन कर रहा है। 55-60 साल पुरानी बात है। हम बच्चे थे तो अलीगढ़ से ये ताले के जो सेल्समैन होते थे, एक मुस्लिम मेहरबान थे,
वो हर 3 महीने हमारे गांव आते थे। अभी भी मुझे याद है वो काली जैकेट पहनते थे और मेरे पिताजी से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी और दिन भर जो पैसे वो वसूल करके ले आते थे तो मेरे पिताजी के पास छोड़ देते थे और 4-6 दिन के बाद जब वो मेरा गांव छोड़ करके जाते थे तो मेरे पिताजी से वो सारे पैसे लेकर के फिर वो अपना ट्रेन से निकल जाते थे। कल तक जो अलीगढ़ ताले के जरिए घरों की दुकानों की रक्षा करता था वो 21वीं सदी में ये मेरा अलीगढ़ हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने का काम करेगा। अलीगढ़ का ताला बड़ा पेचीदा हो गया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति ही दरअसल बेहद तिलिस्मी हो गई है। किसान आंदोलन से सारे समीकरण गड्ढ-मड्ढ हो गए हैं। बीजेपी के सामने नए खतरे तेजी से सिर उठाते दिख रहे हैं। सबसे बड़ा खतरा है जाट वोट बिदकने का। दूसरा खतरा है जाट मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण का। तीसरा खतरा है गैर बीजेपी दलों के एकजुट होने का। चौथा खतरा है कृषि कानून के केंद्रीय मुद्दा बनने का। पांचवा खतरा है एंटी इनकम्बेंसी के निर्णायक होने का। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर किसानों के जिस आंदोलन से बीजेपी अब तक बेपरवाह रही, वही आंदोलन पश्चिमी यूपी में राई से पहाड़ बन गया। डर है कि चुनौती कहीं एक मिलकर 11 वाली ना हो जाए। जाट वोट फिसला तो जमीन पर आते देर नहीं लगेगी। ये बेचैनी अलीगढ़ में खुलकर दिखी। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। राजा महेंद्र प्रताप पश्चिम यूपी में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के नए सूत्रधार हैं। वही महेंद्र प्रताप जिनसे अटल बिहारी वाजपेयी 1957 में चुनाव हारे, वो बीजेपी को प्यारे हो गए, जाट सम्मान के शिखर पुरुष हो गए और जो कल्याण सिंह बीजेपी में हाशिए पर धकेल दिए गए, वो फिर से अहम हो गए। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते। अलीगढ़ आकर पीएम मोदी ने ये भी तय कर दिया है कि 2022 की चुनावी लीग में बीजेपी की टीम का ढांचा क्या होगा। फॉरवर्ड लाइन इस बार भी मोदी ही संभालेंगे। पास योगी का जरूर होगा, लेकिन गोल मोदी ही दागेंगे। मोदी इस वक्त उसी की तैयारी कर रहे हैं, हर पोजीशन को मजबूत कर रहे हैं। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। योगी जी की सरकार में गरीब की सुनवाई भी है, गरीब का सम्मान भी है। पश्चिमी यूपी के राजनीतिक तालों में अब तेजी से चाबी घुमाई जा रही है। तरह तरह की चाबियों का इस्तेमाल हो रहा है। जात बिरादरी वाली, धर्म अधर्म वाली, तरक्की के तरानों वाली, अपनी अपनी चाबी, अपनी अपनी चुनौती। यूपी में चुनावी पहाड़ा और सियासी ककहरा शुरू हो चुका है। अभी तो बात सिर्फ अ पर अटकी है। अयोध्या से अलीगढ़ और वहां से अब्बाजान, इसके साथ ही अभी तो बहुत सारी दूरी तय करनी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में नए विश्वविद्यालय का ऐलान करके इस ककहरे की रफ्तार और तेज कर दी है। यानी अब चुनावी युद्ध का बिगुल तो बज चुका है, बस शंखनाद होना बाकी है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ संजय शर्मा, अलीगढ़,
आज तक। पश्चिम यूपी में बीजेपी राजा महेंद्र प्रताप के चेहरे पर जाट अस्मिता का अलख जगाने का प्रयास कर रही है। राजा महेंद्र प्रताप के तौर पर बीजेपी को ऐसा नायक मिल गया है जिनके सहारे बीजेपी जाटों का विश्वास जीतने की उम्मीद लगा रही है। इसीलिए हमने भी राजा महेंद्र प्रताप के जीवन पर रिसर्च किया। इतना तो आप भी अब तक जान गए होंगे कि राजा महेंद्र प्रताप जाट परिवार से थे। वो मुरसान रियासत के राजा थे और आज के हाथरस में 1886 में उनका जन्म हुआ था। राजा महेंद्र प्रताप 32 वर्षों तक भारत के बाहर रहे। जंग आजादी के दौर में वो इंग्लैंड गए थे, वो भी बिना पासपोर्ट के, और उन्हें ले जाने वाले थे मशहूर थॉमस एंड कुक कंपनी के मालिक। इंग्लैंड से वो बुडापेस्ट, बुल्गारिया, टर्की होकर हेरात पहुंचे, जहां अफगान बादशाह से मुलाकात की। 1 दिसंबर 1915 को काबुल में अस्थायी सरकार की घोषणा हुई तो महेंद्र प्रताप राष्ट्रपति बने। प्रधानमंत्री मौलाना बरकतुल्लाह खान को बनाया गया। उसी दौर में अफगानिस्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया तो वो रूस गए और लेनिन से मुलाकात की। 1920 से 1946 तक वो अलग अलग देशों में घूमते रहे। विश्व मैत्री संघ की स्थापना की। 30 साल बाद 1946 में भारत लौटे तो सरदार पटेल की बेटी मणिबेन उनको लेने कोलकाता हवाई अड्डे गई। 1957 में वो अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ चुनाव लड़े और सांसद बने। राजा महेंद्र प्रताप अपने दौर में देश को आजादी दिलाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करते रहे। जर्मनी, रूस और जापान की सरकारों से संपर्क किया, उन्हें सहायता देने के लिए तैयार करने की कोशिश की। इसीलिए उनकी तुलना अक्सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी की जाती है। हालांकि एक तस्वीर यह भी है कि जिन राजा महेंद्र प्रताप की आज इतनी चर्चा है, उनकी विरासत को सहेजने का कोई प्रयास नहीं किया गया। आज तक की टीम ने हाथरस में मौजूद राजा महेंद्र प्रताप के किले में जाकर एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये जो किला है, ये किला है राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। वही राजा जिनके नाम पर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हो रहा है। लेकिन शिलान्यास तो हो रहा है, लेकिन जो इतिहास, जो उनका जन्म स्थान है, जो उनकी जन्मस्थली है, हाथरस का ये किला, वहां पर जो स्थिति है वो ये बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से उनकी जन्मस्थली खंडहर का रूप ले चुकी है। वाकई ऐतिहासिक राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्हें जाटों का तो कहा ही जाता है कि वो महानायक थे, लेकिन विश्व भर में उनकी ख्याति थी। यहां तक कि काबुल में भी उन्होंने अपना आप को राजा घोषित किया था। लेकिन जब हम उनकी जड़ों पर आते हैं, ये किला, ये जो कचहरी है, यहां पर सुनवाई कभी होती होगी, जिसको बाद में एक स्कूल की शक्ल दे दी गई थी, क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह पढ़ाई लिखाई से बहुत जुड़े हुए थे। और यही वजह है कि आज जब विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखा जा रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो उनका योगदान है उसको लेकर के भी बहुत सारी बातें होती हैं। तो जब किला एक तरीके से स्कूल में परिवर्तित हो गया, लेकिन आज अनदेखी इस कदर है कि एक एक ईंट यहां पर गिरती हुई नजर आती है। यहां पर पूरी तरह ये जो खंडहर है, इसमें देख रेख की तो बात छोड़िए, इसके ऊपर जाना, इसकी छत पर जाना भी मुनासिब नहीं, क्योंकि ईंटें गिरती हैं, ईंटें दरकती हैं। आपको जो रास्ता हम दिखाएं, इन सीढ़ियों का, जो कभी बुलंदियों का गवाह रही होंगी, वो सीढ़ियां भी आज बिल्कुल जर्जर हालत में, टूटी फूटी ईंट हर जगह आपको दिख जाएगी। तो ये एक सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि हम जहां पर इतिहास को दोबारा लिखने का, महेंद्र प्रताप सिंह के नाम को पुनर्जीवित करने का की एक कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, वहीं पर यह भी कोशिश होनी चाहिए कि जो उनका इतिहास है, जो उनकी विरासत है, जो उनका किला है, जो उनकी पहचान है, जो उनकी जन्मस्थली है, उसको भी कहीं ना कहीं इस तरीके से मिट्टी में मिलने से बचाया जा सके। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंडरवर्ल्ड के टेरर कनेक्शन को लेकर चौंकाने वाले दावे किए।
यूपी, दिल्ली और महाराष्ट्र के रहने वाले 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम की मदद से भारत में आतंकी धमाकों की प्लानिंग रची गई थी। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार हुए 2 संदिग्धों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली थी और इन्हें ही धमाकों को अंजाम देना था। दिल्ली पुलिस ने अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन वाले इस टेरर मॉड्यूल को पाकिस्तान की आईएसआई की साजिश करार दिया। आतंकवाद की डी कंपनी के नए प्रोजेक्ट का भंडाफोड़ हुआ है। पाकिस्तान की आतंक स्पॉन्सर एजेंसी आईएसआई के नए प्लान को अंजाम पर पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया है। अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन वाले इस आतंक मॉड्यूल का खुलासा करने का दावा दिल्ली पुलिस ने किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 राज्यों महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें ओसामा और जीशान कमर ने पाकिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग ली है। बाकी मूलचंद उर्फ लाला, मोहम्मद अबू बकर, जॉन मोहम्मद अली शेख और मोहम्मद आमिर जावेद हैं। 2 आदमी ऐसे हैं जो कि अभी अप्रैल में यहाँ से मस्कट गए थे। यहाँ से वो बाई एयर गए और वहाँ से मस्कट से इनको बाय शिप एंड बोट पाकिस्तान ले जाया गया। वहाँ ग्वादर पोर्ट के पास एक फार्म हाउस में इनको रखा गया और जहाँ पर कि इनको एक्सप्लोजिव बनाने में और साथ में फायर आर्म्स इंक्लूडिंग AK-47 हैंडल और फायर करने की ट्रेनिंग दी गई। ये ट्रेनिंग लगभग 15 दिन की थी और इस ट्रेनिंग के बाद ये लोग वहाँ से वापस मस्कट आए। दिल्ली पुलिस को मिली जानकारी के बाद यूपी एटीएस ने प्रयागराज से बड़ी मात्रा में विस्फोटक, हथियार, गोला बारूद और RDX लगी IED को जब्त किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक आतंक की इस प्लानिंग को करने के लिए आईएसआई ने नया तरीका चुना। पुलिस के दावों के मुताबिक आईएसआई ने 2 टीमें बनाई। पहली टीम का कोऑर्डिनेशन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम कर रहा था। इस टीम को भारत में हथियार और विस्फोटक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। अंडरवर्ल्ड से हवाला के जरिए आतंकी फंडिंग की व्यवस्था की गई। भारत में मौजूद आतंक के स्लीपर सेल्स को देश में आतंक के टारगेट चुनने थे। अनीस की जिम्मेदारी थी कि वो इन सभी को इंडिया के अलग अलग शहरों में पहुंचाए और जो तमाम जो हथियार हैं वो पहुंचाए और इसके बाद आगे की ये कार्रवाई थी कि किस तरीके से आईएसआई टारगेट चूज करता और उसके बाद ये टारगेट इनको दिए जाते। इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। दिल्ली पुलिस को आईएसआई के इस नए मॉड्यूल की शुरुआती जानकारी केंद्रीय एजेंसियों से मिली। सबसे पहले राजस्थान के कोटा की ट्रेन में मुंबई से आ रहे जॉन मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया को गिरफ्तार किया गया। वो महाराष्ट्र का रहने वाला है। इसके बाद दिल्ली का ओसामा, सुल्तानपुर का मूलचंद उर्फ लाला, प्रयागराज का जीशान कमर, बहराइच का मोहम्मद अबू बकर, लखनऊ का आमिर जावेद गिरफ्तार हुआ। 2 गिरफ्तारियां दिल्ली से हुई और 3 गिरफ्तारियां यूपी एटीएस की मदद से यूपी में की गई। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं।
आतंक के इस नए मॉड्यूल का मकसद त्योहारों, खासकर नवरात्रि और रामलीला में बम धमाके करने का था। इनके पास से बड़ी तादाद में विस्फोटक, फायर आर्म्स और आईईडी मिली हैं, जिनमें आरडीएक्स लगी है। इनके आतंक का प्लान मल्टी सेंट्रिक था, लेकिन दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इनके खास निशाने पर थे। जो दूसरा कंपोनेंट है इसमें वो था जो ये 2 आदमी जो पाकिस्तान ट्रेंड है, प्लस इसमें एक आदमी और है जो कि जिनका काम था कि इंडिया की मेजर सिटीज़ में वो लोकेशंस आइडेंटिफाई करना जहाँ पे कि अभी आने वाले फेस्टिवल सीजन में इन आईडीज़ को बॉम्ब ब्लास्ट कराए जा सके। इसमें जो है जो फेस्टिवल सीजन में जो खास तौर पे जो हमको लग रहा है वो एक तो जो नवरात्रास हैं प्लस जो रामलीला होती है। दिल्ली पुलिस ने अपने खुलासों में ये दावा भी किया है कि जिन 2 संदिग्ध आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग मिली है, उनके साथ ट्रेनिंग पाने वालों में 14-15 बांग्ला बोलने वाले संदिग्ध आतंकियों ने भी ट्रेनिंग ली थी। आईएसआई की इस नई प्लानिंग को लेकर अभी और खुलासे होने बाकी हैं, लेकिन शुरुआती खुलासे बेहद गंभीर और अलर्ट करने वाले हैं। अरविंद ओझा और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत में आतंकी पकड़े जा रहे हैं तो अफगानिस्तान में आतंकियों की मौज बाहर चल रही है और तालिबानियों की मौज मस्ती के वीडियो आए दिन सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि अफगानी लोग जहां अपने भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, वहां की महिलाएं अपने अधिकार छीने जाने को लेकर परेशान है, वहीं तालिबानी आतंकी काबुल में आराम से संडे की छुट्टी मना रहे हैं और अम्यूजमेंट पार्क से अपनी बेफिक्री की पिक्चर रिलीज कर रहे हैं। तालिबानियों की तो मौज आ गई है। ये काबुल में अब जिंदगी के मजे लूट रहे हैं। इन्हें देखकर आपको शायद बरसों पुराने एक अम्यूजमेंट पार्क के विज्ञापन की याद आ रही होगी। ये काबुल सिटी पार्क 15 अगस्त को तालिबानियों के कब्जे के बाद से ही वीरान पड़ा था। अब तालिबानी इसे गुलजार कर रहे हैं। उसके कुछ लड़ाके यहाँ संडे मनाने चले आए। खिलौने वाली कार चलाई, गोल गोल घूमे, टॉय ट्रेन पर मौज मस्ती की और फिर उस खेल में हाथ आजमाने पहुंचे जिसके ये माहिर खिलाड़ी हैं, निशानेबाजी। मगर यहाँ एयर गन से निशाना साधा जाता है। वहाँ अपनी ऑटोमेटिक राइफल का ट्रिगर दबाने के लिए इनकी उंगलियां मचल उठी। रविवार होने के बावजूद अम्यूजमेंट पार्क में उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है। कुछ महिलाएं और बच्चे भले ही हौसला जुटाकर यहाँ चले आए, मगर अंदर ही अंदर उन्हें ये डर भी सता रहा है कि न जाने तालिबानियों का दिमाग कब घूम जाए। امنیت خوبه ولی اینجا نمیتونیم راحت زندگی کنیم. چرا؟ چون همه چی عوض شده. तो इन तालिबानियों का खौफ अब भी अफगानियों पर कायम है। वैसे कहा यही जा रहा है कि तालिबानी अपनी इसी क्रूर छवि को बदलने में जुटे हैं। इस तरह की मौज मस्ती शायद उसी कवायद का हिस्सा हो सकती है। लोगों के बीच जाकर तालिबानी उनके साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अफगानी अब भी ये सब कुछ हजम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें यह डर सता रहा है कि तालिबानियों ने सरकार तो बना ली, मगर उनके हाथों में अफगानिस्तान खुशहाल होगा या बेहाल ये कहा नहीं जा सकता। فعلا مردم از اینکه حاکمیت دولت جدید و دولت امارات اسلامی نو در کابل آمده، در این حاکمیت اکثریت وحشت زده هستند، اکثریت از کابل فرار کردند و نظر به این دلایل شهر بازی فعلا خلوت است، قدر زیاد رفت آمد کسی نداره। तो सब कुछ इस पर निर्भर है कि दुनिया तालिबानियों को किस नजर से देखती है और नजरिया बदलने के बहाने मनोरंजन जारी है। मगर इस बार तालिबान ने एक साथ 2 नावों की सवारी कर ली है। एक तरफ वो शरिया और इस्लामी संस्कृति के नाम पर पाबंदियां लगा रहा है, तो दूसरी तरफ खुद मौज मस्ती कर रहा है। 1996 में उसने टेलीविजन पर पाबंदी लगा दी थी। संगीत खामोश हो गया था और नियम तोड़ने वालों पर कोड़े बरसाता था। इस बार उसका नया चेहरा देखने को मिल रहा है। इस बीच अफगानिस्तान में कारोबार लगभग ठप पड़ा है।
काबुल में रेस्टोरेंट अब खुल चुके हैं, लेकिन ग्राहकों का उन्हें अब भी इंतजार है। दरअसल लोगों के पास पैसा ही नहीं है और विदेशी मदद के बिना अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था धराशायी होने की कगार पे पहुंच गई है। आज तक ब्यूरो। हालांकि इस तरह के वीडियोस देखकर जरूर कई लोगों को ऐसा लगेगा कि इनका मजाक उड़ाना चाहिए, लेकिन ये भी तालिबान जो अपने बारे में एक नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, ये वीडियोस उसी का हिस्सा है। और खबरदार में अब आपको हिंदी की महाशक्ति के बारे में बताते हैं, क्योंकि आज हिंदी दिवस है। हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन वर्ष 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के तौर पर मान्यता दी थी। इस दिन की शुभकामनाएं उन लोगों को दी जानी चाहिए जो कस्टमर सर्विस ऑफिसर यानी ग्राहक सेवा अधिकारी की अंग्रेजी से आतंकित होने के बावजूद हिंदी से प्रेम करते हैं, जो अटक अटक कर अंग्रेजी बोलते हैं फिर भी हिंदी में सोचते हैं, हिंदी में जीते हैं। असल में आपकी भाषा जब आपके मुंह से निकलती है तो आपके देश की संस्कृति सांस लेती है और ये सांसें चलती रहनी चाहिए। आज आपको आपकी भाषा हिंदी की शक्ति के बारे में बताते हैं। हिंदी भारत के करीब 43.6% लोगों की मातृभाषा है। अंग्रेजी और मैंडरिन के बाद अगर देखें तो दुनिया में सबसे अधिक लोग हिंदी बोलते हैं। 2016 में दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती थी। अब यह संख्या बढ़कर 200 विश्वविद्यालय हो गई है। अमेरिका में 100 से अधिक स्कूल कॉलेजों में हिंदी पढ़ाई जाती है। विदेशों में 25 से अधिक समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रतिदिन हिंदी में निकलते हैं। दुनिया के 150 देशों में हिंदी का अस्तित्व है, जिनमें जर्मनी, मॉरिशस, नेपाल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। केपीएमजी और गूगल की रिपोर्ट यह कहती है कि भारत में इंटरनेट पर हिंदी की लहर चल रही है और सोशल मीडिया पर तो हिंदी का प्रयोग बहुत हो रहा है। 2021 के अंत तक इंटरनेट पर हिंदी का प्रयोग करने वालों की संख्या अंग्रेजी का प्रयोग करने वालों से अधिक हो जाएगी। भारत में इंटरनेट पर अंग्रेजी के मुकाबले हिंदी अधिक तेजी से आगे बढ़ रही है। 2016 के बाद से हिंदी की खपत 90% की दर से बढ़ी है, जबकि अंग्रेजी की खपत करीब 20% की दर से बढ़ी है। भारत में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों में से करीब 38% हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी को भारत के हृदय तक पहुंचाने का मार्ग माना जाता है, इसीलिए भारत में ब्रिटेन के उच्चायुक्त एलेक्स एलिस अपने गुरु से हिंदी सीख रहे हैं और आज हिंदी दिवस पर उन्होंने अपने गुरु के साथ बैठकर हिंदी में अपना एक वीडियो जारी करके आप सबको शुभकामनाएं दी हैं और भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को 5 हिंदी शब्दों की मदद से परिभाषित किया है। इस वीडियो में उनकी हिंदी वाली शैली ऐसी है कि हर भारतीय का मन इसे सुनकर धन्यवाद देगा। नमस्ते। 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 आज हिंदी दिवस है। मैं अपने घर में अपने गुरु के साथ है, प्रोफेसर श्रीश जसवाल। प्रोफेसर श्रीश मेरे हिंदी के गुरु हैं और प्रोफेसर श्रीश मेरे बहुत सहयोगी के भी गुरु है। धन्यवाद गुरु जी। आज यूके भारत के सहयोग के बारे में 5 शब्द बोलेंगे। कौन से शब्द हैं एलेक्स, बताइए। एक दोस्ती, 2 साझेदारी, बहुत अच्छा, साझेदारी, 3 सहयोग, 4 जीवंत संबंध, बहुत अच्छा, जीवंत संबंध, 5 पर्यावरण। पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए, यूके के लिए और पूरे विश्व के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।